महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, हिंदुस्तान में नफरत का माहौल है। आप कुछ दिन पहले जो डीएसएस थे उनके अध्यक्ष बने थे, लेकिन ऐसा क्या कारण था? मैं 24 घंटे नहीं रहा था, मैं तकरीबन 3 दिन में रहा था। मंत्री जी ने बोला था दानिश इकबाल को हटाने का जो कारण था वहां तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए तुम्हारी आलोचना वहां पे बैठ के ही कर सकता है। इस नदी को साफ सफाई के बारे में सोचता ही नहीं है। मैं उस नाली के अंदर उतरने के लिए भी तैयार हूँ, उसको साफ करने के लिए भी तैयार हूँ। अभी हमारे किशनगंज रेलवे स्टेशन पर जो है टिकट का जो ब्लैकमेलिंग है वो हद से ज्यादा हो रहा है। मैं इस पे कार्रवाई भी करूंगा, इस पे एक्शन भी होगा। बाहर से डॉक्टर मंगाते हैं और पैसे कमाने के लिए इस तरह का नर्सिंग होम खोल रहे हैं। जितने भी ये अवैध अस्पताल जो बिना रजिस्टर्ड खुल रखे हैं, इन पे फौरन ताला लगना चाहिए। क्या डॉक्टर जावेद को रिप्लेस करके क्या मास्टर मुजाहिद को एमपी का टिकट दिया जा सकता है? हमारी लड़ाई होगी महंगाई से, हमारी लड़ाई होगी बेरोजगारी से, हमारी लड़ाई होगी जो नई शिक्षा नीति जो अभी आई है उस पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे। आज उनके बच्चे जाके पूछिए कहाँ है। हिंदू राष्ट्र पर आपका क्या कहना है? हिंदुस्तान कल भी सेकुलर था, हिंदुस्तान आज भी सेकुलर है, हिंदुस्तान आने वाले वक्त में भी सेकुलर ही रहेगा। तो ममता बनर्जी हो जाए, नीतीश कुमार हो जाए या फिर अरविंद केजरीवाल हो जाए, हमारा मकसद सिर्फ एक है, वो हमारा स्टैंड भी क्लियर है कि हमें यहाँ से भाजपा को हटाना है। दोस्तों, आप तमाम लोगों का सीमांचल दर्पण न्यूज़ चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ मौजूद है हमारे किशनगंज के एक जाना माना चेहरा दानिश इकबाल जी, और इनसे आज हम किशनगंज के अहम मुद्दों को लेकर बात करने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं आज बात करने वाला हूं क्योंकि दानिश जी जो है 5 जून को एक बहुत बड़ा धरना देने वाले हैं। तो आखिर धरना क्यों देंगे और क्या मकसद है? तो दानिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीमांचल दर्पण न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके माध्यम से किशनगंज की जितनी भी आवाम है सबको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आपके न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने न्यूज़ चैनल ने मुझे जगह दिया अपनी बात को सब लोगों के साथ साझा करने के लिए। तो दानिश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अभी सोशल मीडिया के थ्रू जो है हर एक ब्लॉक में, हर एक वार्ड में जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है कि आप जो 5 जून को धरना देने वाले हैं, तो आखिर क्यों, क्या कारण है? देखिए, 5 जून को जो धरना होने जा रहा है ये पूरे बिहार में होगा, और पूरे बिहार के हर जिले के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि केंद्र की तरफ से जो नई शिक्षा नीति, बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना को लेकर के जो इनका जो मानसिकता दर्शाया जा रहा है, ये सारा चीज उनके खिलाफ में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और लोगों के बीच में मैं जा करके लोगों को इस चीज के बारे में बता रहा हूं कि ये आपकी बात होगी, ये आपके हक और हुकूक की बात होगी। तो जितने भी आवाम है किशनगंज के, इसमें बढ़ चढ़ के साथ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप अपने घरों से बाहर निकल करके नहीं आएंगे आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को, आप सब लोग को पता है कि जो वहां की जो केंद्र की जो सरकार है वो गूंगी और बहरी दोनों है। तो इनको सुनाने के लिए एक बहुत बड़ी धमाके की जरूरत है, बहुत बड़ी गूंज की जरूरत है, और इंशाल्लाह इसका आगाज बिहार की आवाम करेगी और किशनगंज से इसका जो है एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और 2024 में इस मैसेज का जो आप लोग रिजल्ट भी इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, तो क्या आपके कहने से लोग आएंगे या नहीं आएंगे? बात मेरे और आपके कहने से नहीं हो रही है, बात यहाँ पर ये हो रही है कि अभी का जो दौर है उस दौर से हर एक लोग वाकिफ हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी को बताना पड़ेगा कि जो है अभी महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, हिंदुस्तान में नफरत का माहौल है। हर लोग जो है बिल्कुल जो है इस तरीके से अंधभक्त हो रखे हैं कि किसी को जगाया तब जाता है या बताया तब जाता है जो उस चीज से महरूम है। लेकिन यहाँ की आवाम, यहाँ के जितने भी लोग हैं, सब लोग पहले से जागरूक है। बस उनको एक संदेश देना है कि एक दिन और एक तारीख मुकर्रर की गई है, उस दिन और तारीख में आप जितने भी तमाम लोग हैं बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें, साथ दें और इस धरना को जो है सफल बनाएं। और जो इसका, मैं फिर से कह रहा हूं, इसका मैसेज इंशाल्लाह आप लोग 2024 में जरूर देखने को मिलेगा। दानिश जी, अभी आप जो है लगातार, इससे पहले गांधी चौक में गांधी मूर्ति नहीं है, इसको लेकर आप जो है अच्छा खासा प्रदर्शन किए हैं, और खास करके इसको लेकर जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या आगे चलकर आपकी तरफ से और भी गांधी मूर्ति लगाने के लिए कोई ऐसा आंदोलन या कोई ऐसा कुछ देख सकते हैं हम?
देखिए, पहले तो जो है गांधी चौक पे गांधी जी की प्रतिमा को लेकर के बीते बहुत दिनों से जो है सोशल साइट के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि लोगों का एक आक्रोश था कि वहां पे लगना चाहिए। और जब मैं इस पे सामने आया तो लोगों का जन समर्थन मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारा मिला। तो मैं उन लोग को भी कहना चाहता हूं कि अब वक्त हो गया है सोशल मीडिया का छोड़ करके जमीनी स्तर पे काम किया जाए, क्योंकि फोटो जीवी बनने से अच्छा है जमीन पर उतर करके लोग को दिखाना है कि मैं ये कार्य कर सकता हूं। तो रही बात कि अभी फिलहाल जो मेन मुद्दा है एक गांधी जी की प्रतिमा को लेकर के, तो उसके खिलाफ जो है मैंने पद यात्रा निकाला था गांधी चौक से लेकर करके आपके वो नगर परिषद तक। और मुझे वहां के पदाधिकारी लोग से जो है ये चीज यकीन दिलाया गया था कि आने वाले वक्त में वहां पे गांधी जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। लेकिन उसका एक ये भी कारण उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने एक चीज और भी ऐड किया था कि वो गांधी चौक पे वो चौड़ीकरण करके देंगे, वहां पे एक चबूतरा बना देंगे और गांधी जी की जो मूर्ति होगी वो क्राउड फंड के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि उसका फंड नगर परिषद के पास नहीं है। तो हम लोग उस चीज के लिए तैयार हैं और ये मामला अभी ठंडाया नहीं है। कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह आप लोग इस पे फिर से देखेंगे आगाज बुलंद करते हुए, अपनी आवाज को बुलंद करते हुए, और बहुत जल्द वहां पे गांधी जी की प्रतिमा इंशाल्लाह लगने जा रही है। तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ, वो यह है कि आप कुछ दिन पहले जो डीएसएस थे उनके अध्यक्ष बने थे, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि आपको फिर लगभग कुछ समय के लिए बनाया गया, फिर आपको उस पद से हटा दिया गया? क्योंकि जब आप बने थे तो बहुत सारे लोग उसमें वाहवाही किए थे, लेकिन जैसे आपको हटाया गया तो अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या जमीनी स्तर की बात करें तो बहुत सारे लोग आपकी मजाक भी उसमें उड़ाया था। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, उस सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने बहुत लोग को देखा भी था कि 24 घंटे के अंदर अंदर में प्रदेश की जो है बदली हुई। मैं 24 घंटे नहीं रहा था, मैं तकरीबन 3 दिन में रहा था। और मुझे हटाने का जो मुझे कारण बताया गया, जो माननीय तेज प्रताप जी जो मंत्री जी हैं उनके द्वारा जो मुझे फोन पे जो बात हुई थी, तो उनका यही एक कहना था कि डीएसएस का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो पटना का थोड़ा लोकल हो, क्योंकि बैक टू बैक कार्यक्रम है और अध्यक्ष का उनके हिसाब से रहना वहां पे जरूरी था। और कहीं ना कहीं मैं पटना से काफी दूर 350-400 किलोमीटर दूर रहता हूं, तो मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं बार बार वहां पे जा सकूं। तो जो भी गलतफहमी का जो ये लोगों ने बाजार गर्म किया, किसी ने अंबेडकर को लेकर के जो है हमारे जो संविधान रचयिता हैं आदरणीय पुरुष हमारे जो अंबेडकर जी हैं उनको लेकर के भी ये टिप्पणी की गई कि जो है उनके साथ मैंने कुछ ऐसा दुष्व्यवहार किया या उनके पोस्टर के साथ, जबकि ये कहीं पे वीडियो में दर्शाया नहीं गया। और मैं वो कथाकथित पत्रकार से भी एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या आपको माननीय मंत्री जी ने बोला था दानिश इकबाल को हटाने का जो कारण था, जो आपने पेपर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा? खैर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आलोचना होनी भी चाहिए, अच्छी बात है, जितना आलोचना करेंगे मैं इंशाल्लाह उतना ऊपर जाऊंगा। रही बात मजाक उड़ाने वाली की, तो एक कहावत भी है कि हमारे गुरुजी थे, वो गुरुजी हमेशा हमें बोलते थे कि बेटा जब भी कहीं बड़े ऊंचे मकाम पे पहुंचो ना, तो तुम्हारे से जितना भी नीचे जो बैठा हुआ है वो सारा बेवकूफ है, क्योंकि वो वहां तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए तुम्हारी आलोचना वहां पे बैठ के ही कर सकता है। तो उनके लिए एक मैसेज है कि आप कीजिए आलोचना, उड़ाइए मजाक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जहां जाना है मुझे इंशाल्लाह मैं वहां पर जाके रहूंगा। तो अगला सवाल आपसे है कि अगर हम किशनगंज रमजान पुल की बात करें तो ये बहुत गंदा रहता है, यानी चाहे वो किशनगंज नगर परिषद हो जाए या फिर यहाँ की जो प्रशासन है वो हो जाए, इस नदी को साफ सफाई के बारे में सोचता ही नहीं है। और इतना गंदा होने के कारण हमारे किशनगंज की जो आम जनता है उसे चलने में, फिरने में या फिर उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या मैं आपकी तरफ से ऐसा कोई आंदोलन या कोई ऐसा धरना प्रदर्शन आगे देख सकता हूं जिससे कि हमारे किशनगंज के बीचों बीच जो नदी बहती है रमजान पुल, उसकी सफाई हो सके? देखिए, इंशाल्लाह जो ये मुद्दा है ये काफी हॉट मुद्दा है और इस पे भी बीते कई दिनों से जो है कई वर्षों से इस मुद्दे को लोगों ने उठाते रहे हैं, लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, सवाल पब्लिक से भी होनी चाहिए। पब्लिक जो है वहां आवाम जो है अगर खाली प्रतिनिधि के भरोसे अगर बैठ जाए तो ये वाजिब नहीं बनता है। नाली गंदा है, हर एक लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन नाली में उतरेगा कौन? इसको सबसे ये अहम बात होती है कि नाली में उतरेगा कौन।
हर एक लोग दूसरे के कंधे पे रख करके बंदूक चलाना जानते हैं कि नहीं, भाई बात तो ये भी है ना, देखिए जनता नेता चुनती है इसलिए ताकि वो जो है अपने तमाम जो मुसीबत है, दुख है, उसे दूर कर सके। तो पहला तो फर्ज नेता का ही होता है। नहीं नहीं, आपका बिल्कुल कहना लाजमी है कि फर्ज नेता मतलब आवाम का ही होता है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता ही मालिक है, जनता ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कहीं ना कहीं उस जनता के अंदर कुछ ना कुछ तो कमजोरी है। इस चीज को देखिए, मेरी बात भले बुरी लगेगी और मुझे पता है इस बात से भी लेकर के बहुत लोग मुझे गालियां भी देंगे, लेकिन मैं उनको यही चीज बोलता हूं कि अगर आपके पीछे कोई खड़ा है तो आप भी उसका बढ़ चढ़ के साथ दीजिए। जैसा कि मैंने आपको फिर से मैं कह रहा हूं कि लोग फेसबुक पे समर्थन दिखाएंगे, लेकिन जब जमीन पर उतरने की बात आएगी तो आपको आदमी जो है गिने चुने नजर आएंगे। तो मैं जैसे अभी पहले भी मैंने बोला ना कि नाली गंदा है, उसमें उतरेगा कौन? ये लोग बस एक दूसरे का सब मुंह देखते रह जाएंगे तो वो फिर कभी साफ नहीं होगा। मैं तैयार हूं, मैं उस नाली के अंदर उतरने के लिए भी तैयार हूं, उसको साफ करने के लिए भी तैयार हूं। उसमें मुझे देखना है कि कितने लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे। और मैं आपको यकीन दिला देता हूं कि अगर पब्लिक आवाम जितने भी यहाँ के लोग हैं अगर ये चीज दिल से ठान लें तो बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े मंत्री भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको चाह कर ना चाह करके भी जो है इस मुद्दे पे काम करना पड़ेगा और जो भी समस्या है इसका निवारण भी होगा इंशाल्लाह। और मैं आपको आपके माध्यम से ये भी बात यकीन दिला देता हूं कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन आपका रमजान पुल को लेकर के होगा, रमजान नदी को लेकर के होगा। और उसमें देखना यह है कि इस चीज को लेकर के कितने लोग तैयार रहेंगे और कितने लोग इस चीज में आने के लिए रेडी रहेंगे, मुझे उसको भी देखना है। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूं इस मुद्दे को लेकर करके और इस पे बहुत जल्द इस पे भी काम होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस रमजान पुल के मुद्दों को लेकर आगे बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो अगर हम अगला सवाल पूछना चाह रहे हैं, अभी हमारे किशनगंज रेलवे स्टेशन पर जो है टिकट का जो ब्लैकमेलिंग है वो हद से ज्यादा हो रहा है। यानी जो गरीब लोग हैं वो अगर टिकट नहीं मिल पा रहा है तो वहां ब्लैक में उसको टिकट मिलता है, जो कि उसे बहुत ज्यादा दाम पे मिलता है। तो यह मुद्दा क्या किशनगंज के लोग जिस तरह से उठाना चाह रहे हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे क्योंकि उन तक उनकी पहुंच नहीं है उतना, अगर वह इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, तो इस पे आपका क्या करना है? देखिए, मेरा एक सिंपल सा, मेरे जितने भी लोग हैं जो अभी मुझे देख रहे हैं उनसे मेरा सिर्फ एक ही चीज एकदम शॉर्ट में उस चीज का मैं अभी बात बोल देता हूं कि अगर आपकी बात को अगर दबाया जा रहा है या आप उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप हमारा नंबर नोट कर ले। आपके माध्यम से मैं अपना नंबर साझा कर रहा हूं, 8986211769 है, ये मेरा नंबर है। अगर इस तरीके की परेशानी आपको रेलवे स्टेशन में हो रहा है, धांधली अगर हो रही है, ब्लैक में टिकट अगर आपको लेने पे मजबूर किया जा रहा है और वहां के पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है या प्रशासन इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इस नंबर पे आप मुझे तुरंत फोन करेंगे। मैं अगर गलती से अगर आपका फोन किसी भी कारणवश अगर नहीं उठा सका तो मुझे आप एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इस पे कार्रवाई भी करूंगा, इस पे एक्शन भी होगा और इसका जो फल आपको 24 घंटे के अंदर देखने को भी मिलेगा इंशाल्लाह। दानिश जी, अभी हमारे किशनगंज में आए दिन कहीं ना कहीं नर्सिंग होम खुल रहा है और ये एक प्रकार से अवैध ही नर्सिंग होम जितना खुल रहा है सब अवैध है। बाहर से डॉक्टर मंगाते हैं और पैसे कमाने के लिए इस तरह का नर्सिंग होम खोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह का नर्सिंग होम में हर दिन आप जो है सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते भी होंगे कि जो मरीज है वो मरते हैं। ठीक है, तो इस अवैध नर्सिंग होम जो खुल रहा है तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आखिर ये जो धांधली हो रही है अवैध नर्सिंग होमों की, ये हो कहां से रही है, इसको सबसे पहले गौर करना है। दूसरा चीज मैं आपके माध्यम से एक चीज बोलना चाहूंगा कि आखिर जो है ये जो नर्सिंग होम जो खुल रहा है अवैध तरीके से, इसको मनोबल कहां से मिल रहा है। तीसरा कि सीएस जो है, जो यहाँ की जो आपके सिविल सर्जन जो है, वो इस बात पे संज्ञान अब तक क्यों नहीं लिए हैं। उनसे बीते दिन पहले भी जब मैं गैर सदर अस्पताल में गया था, अस्पताल का कुछ मुद्दा था उसको लेकर के मैं गया था, तो भी सीए साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। सदर अस्पताल में आप लोग को पता होना चाहिए कि 43 डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर वहां पे 22 से 23 डॉक्टर अगर कार्यरत होंगे तो काम वहां पे बिल्कुल आराम से होगा। लेकिन डॉक्टर की संख्या वहां पे सिर्फ और सिर्फ 7 है और पूरा का पूरा लोड उसी 7 डॉक्टर पे है।
तो कहीं ना कहीं ये सीएस की कमजोरी बताइए या सीएस की मनमानी बताइए, या हो सकता है कि सीएस को जो है ऊपर से ही कुछ हो सकता है, उनका कुछ अपना इंटरनली कुछ मामला होगा, साठ गांठ अगर होगा, जिस कारण वो जो है सदर अस्पताल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अब तक जो है मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, और जबकि उनसे एक बार पहले भी लिस्ट मांगा गया था कि जिला में कितने भी अस्पताल जो चल रहे हैं, जो रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, आप उसकी सूची जारी कीजिए, उसकी सूची जारी कर करके उसको डिस्प्ले करवाइए, पेपर के माध्यम से करवाइए, न्यूज चैनल के माध्यम से करवाइए, ताकि प्रशासन उस पर तुरंत एक्शन ले सके और जितने भी ये अवैध अस्पताल जो बिना रजिस्टर्ड खुल रखे हैं, इन पे फौरन ताला लगना चाहिए। दानिश जी, अभी हमारे किशनगंज में जो है स्मैक या फिर हम नशे की बात करें तो हमारे किशनगंज और सीमांचल के तमाम जो युवा हैं वो इस तरह के नशे में मशगूल हो रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई या सिस्टम या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाए आपकी तरफ से, जिससे कि यहाँ के युवा जागे, एजुकेशन के फील्ड में आए, पढ़ाई के फील्ड में आए? देखिए, इंशाल्लाह ये जो आपने बोला है, ये चीज मैंने पहले से सोच कर रखा था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक खगरा में एक मीटिंग बुलाई गई थी शमशाद भाई के द्वारा, और मुझे वहां पे आने के लिए न्योता दिया गया था कि आप वहां पर आएं, लोगों से एक बार बात करें और जो भी है लोगों के बीच में अपनी बातों को साझा करें। और मैं वहां पे गया भी था, और इस आगामी 5 जून के बाद इंशाअल्लाह मैं पूरे नगर में एक नुक्कड़ सभा करूंगा इस स्मैक के खिलाफ, और जितने भी यंगस्टर, जितने भी बच्चे हैं जो आपके 14 साल से ऊपर, जितने भी लड़के जो भी मुझे देख रहे होंगे, मैं उनसे एक चीज मतलब हाथ जोड़ करके और बहुत ही रिक्वेस्ट करके मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि बेटा 500 और 1000 में जो भी आपको वो स्मैक वगैरह जो मिलते होंगे, काफी कॉस्टली आते हैं, उससे बहुत सस्ते में आपको अच्छे अच्छे खाने की चीज मिल सकते हैं जो आपके सेहत को भी लगेंगे, आप तंदुरुस्त भी रहेंगे, आप अच्छे भी रहेंगे, माहौल भी आपका अच्छा होगा। नशा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की राह पे आपको ढकेलेगा और इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। आपकी जो फिजिकल कंडीशन होगी वो बहुत ही खराब होते जाएगी, बद से बदतर आप हो जाएंगे। तो इसको खास करके जितने भी यंगस्टर जिस इस नशे में अगर फंस गए हैं, आप एक बार कोशिश कीजिए, अपने आप से एक बार सवाल कीजिए कि क्या आप ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जवाब वो खुद मिलेगा। और जितने भी लोग हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आगामी 5 जून के बाद इस स्मैक के खिलाफ एक अभियान चलाऊंगा और ये पूरे नगर में, पूरे वार्ड में जा करके ये चीज नुक्कड़ सभा के रूप में ये चीज सबके सामने साझा करूंगा। और इंशाअल्लाह ये जो मुहिम रंग भी लाएगी और किशनगंज के जितने भी युवा लोग हैं इस स्मैक की दुनिया से बहुत दूर जाएंगे। चलिए, इससे हटकर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अभी हमारे किशनगंज में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग दल बदल भी बोल सकते हैं। और इस तरह का नेता को अगर लोग चाहते हैं, मान ली कि अगर वो किसी एक पार्टी से ज्वाइन है पहले से, तो उससे वो उसी रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि कभी इसमें, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी उसमें, ऐसे बहुत सारे हमारे किशनगंज के खास करके नेता कर रहे हैं। तो इन नेताओं के बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, जो आपके जो कहने के अनुसार जो नेता दल बदलू है, तो पहली बात तो कि अपना स्टैंड हमेशा शुरू से क्लियर रखना चाहिए कि आपका जो मेन मकसद वो आपका क्या है। सबसे पहले तो हमें वो देखना है। दूसरी बात कि आदमी जो पॉलिटिक्स करता है या किसी भी पार्टी से जुड़ता है, तो सबसे बड़ा क्या है कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो कहीं ना कहीं लोग मुतासिर होते हैं किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर के, और कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी महत्वाकांक्षा बहुत आगे को देखते हैं कि नहीं, मुझे यहां नहीं तो वहां नहीं, वहां नहीं। तो इसका मतलब वो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए या आवाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये अपने खुद के लिए बस सोच रहे हैं, दूसरे के लिए, अपने जनता या आवाम के लिए नहीं सोच रहे हैं। और अगर बात आइडियोलॉजी की हो तो जब किसी भी कोई भी नेता है, कोई भी पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल जो भी बंदे हैं या जो लोग अगर नेतागिरी कर भी रहे हैं, अगर वो रहे अगर मान लीजिए कि कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, तो इसका कहीं ना कहीं एक मैसेज गलत भी जाता है कि आप एक जगह पे टिक के नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज सबसे पहले जो है आपको एकदम बिल्कुल ये क्लियर करना है कि मैं अगर मान लीजिए कि अगर बुरे वक्त में मैं इस चीज के साथ अगर हूं, तो आने वाले अच्छे वक्त में भी मैं इसी के साथ अगर हूंगा। लेकिन अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है, अगर आप उसको छोड़ के चले जाते हैं,
तो ये सबसे बड़ी जो है बिल्कुल क्या मैं उसको बोलूं कि एकदम उसको खैर आप किसी तरीके से भी उसको काट नहीं सकते हैं। तो बहरहाल कि भाई हम लोग राजनीति करते हैं, आइडियोलॉजी की राजनीति करते हैं, एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, और हमारी जो विचारधारा है जिसके साथ अगर एक बार मिल गई तो इंशाल्लाह आजीवन तक उसी के साथ ही रहेंगे। तो दानिश जी, आप मुझे ये बताइए कि महागठबंधन की तरफ से आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चाहे मास्टर मुजाहिद को टिकट दिया जाए, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर जावेद को दिया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्टर जावेद को पसंद नहीं कर रहे हैं अभी, और मास्टर मुजाहिद के बारे में आवाज उठा रहे हैं कि आगामी जो एमपी का चुनाव होने वाला है उसमें मास्टर मुजाहिद को दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में बेस्ट कौन होगा, या डॉक्टर जावेद को रिप्लेस करके क्या मास्टर मुजाहिद को एमपी का टिकट दिया जा सकता है? देखिए, दोनों ही अपने जगह पे दिग्गज है। पहला तो ये, अगर देखा जाए तो दोनों का काट नहीं है। जावेद साहब जो है अपने जगह पे सक्षम है, तो उधर मुजाहिद साहब भी अपने जगह पे सक्षम है। तीसरा है कि ना हम ना आप कोई होते नहीं है ये चीज डिसाइड करने वाले। हाँ, हम लोग का अपना अपना भाई सबका पब्लिक का होता है, ख्वाहिश है कि भाई हमको वो नेता पसंद है, हमको वो नेता पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि महागठबंधन जो भी तय करेगी, जिसको भी टिकट मिलेगा, हम तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे हम महागठबंधन की जिस पार्टी से रहेंगे, हम लोग तन मन धन से जो है उस कैंडिडेट को जिता करके दिल्ली भेजने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूं कि एएमयू किशनगंज आज कई सालों से अगर हम देखें तो 2014 के बाद से इसका जो काम है पूरी तरीके से रुका हुआ है, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि जो सरकार इसकी फंड को रोक के रखी है तो आगे दे या ना दे। तो क्या कोई धरना, कोई ऐसा कुछ हम देख सकते हैं आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहला कि जो है 2024 इंशाअल्लाह आने वाला वो 2024 तय करेगा कि हिंदुस्तान की दिशा और दशा किधर जाएगी। तो आप जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपके माध्यम से, मैं उनको एक चीज साफ कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है, आप लोग जागिए। और आप लोग जागिए ही नहीं, बल्कि उस चीज पे बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि मुझे अब आगे करना क्या है। एएमयू का मुद्दा वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूपीए की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये चीज सैंक्शन कर दिया है। उसके बावजूद भी जो है 2014 में जो केंद्र सरकार, जब भाजपा की जो सत्ता में आई, भाजपा की सरकार सत्ता में आई, उसके बाद फंड हम लोगों का यहाँ पे एएमयू का रोक दिया गया है। अब उसकी जो भी मानसिकता हो उस पर खैर हमें बहस नहीं है, हमारा बस एक ही चीज है कि हमें एएमयू यहाँ पर चाहिए, जबकि जमीन सब कुछ उसका अलॉट किया हुआ है, सारा चीज यहाँ पे हो रखा है, बीएड की क्लास भी चले, क्योंकि अब फंड के कारण जो है सारा चीज को वहां पर स्थगित कर देना पड़ा। हिंदू राष्ट्र पर आपका क्या कहना है? ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो पंडित है या हिंदुओं के से बहुत सारे नेता है बीजेपी के जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक होता है ना कि मानसिक मतलब रूप से कुछ लोग पागल हो जाते हैं, तो उनके जो भी दिल में आता है ना, आप शनाब बोल जाते हैं। तो खैर, लोकतंत्र है, यही तो डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान की तो खूबसूरती है कि जिसको जो मन आए वो बोल दो। मुझे ये मन आएगा, मैं बोलूंगा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो ये चीज तो अवाम डिसाइड करेगी, लोग डिसाइड करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हमारा संविधान है इस चीज का अलाउ ही नहीं करता है। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे आपको हर तबके के लोग देखने को मिलेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध के हो, जैन के हो, हर तरीके के लोग आपको इस हिंदुस्तान में आपको दिखने को मिलेंगे। आपको मैं पहले भी बोला था कि आप पाकिस्तान का हालत देख लीजिए कि एक समुदाय को लेकर के इन लोगों ने एक मुल्क बनाया, उसका नाम पाकिस्तान रखा। आज पाकिस्तान कहां पर है ये आप लोग किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज वहां पे जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का वहां पे आपको देखने को देखने को मिल रहा है, उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चीज अगर हमारे हिंदुस्तान में अगर हो जाए तो हम लोग फिर कहां जाएंगे। तो ये हिंदू राष्ट्र करने का, चलिए, उनका अपना अपना है, अब सबका अपना अपना ख्वाहिश है, ख्वाहिश जाहिर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हकीकत तौर पे ये चीज असंभव है। इस चीज का कहीं पे कोई, समझिए, ये बेबुनियाद वाली चीज है। तो इसका जब कोई बुनियाद ही नहीं है तो इस पे बहस करके, चर्चा करके कोई फायदा ही नहीं है। अपना खून जला करके या अपना एनर्जी घटा करके कोई फायदा नहीं है। हिंदुस्तान कल भी सेकुलर था, हिंदुस्तान आज भी सेकुलर है, हिंदुस्तान आने वाले वक्त में भी सेकुलर ही रहेगा।
चलिए दानिश जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो है कांग्रेस का जो लीडर था राहुल गांधी, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। तो ऐसा लग नहीं रहा कि आगे जो पीएम का चुनाव होने वाला है तो उसमें राहुल गांधी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से, चाहे वो ममता बनर्जी हो जाए, नीतीश कुमार हो जाए या फिर अरविंद केजरीवाल हो जाए, इन तीनों में से भी कोई पीएम का चेहरा हो सकते हैं, राहुल गांधी भी हो सकते हैं। तो इनमें क्या लग रहा है आपको कि बेस्ट कौन हो सकता है? देखिए, बात यहाँ पर मैं आपको पहले से कह दे रहा हूँ कि हम लोग जो है कुछ लोगों के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो क्या संदेश आता है, लोग उसको किस तरीके से लेते हैं, उनका परसेप्शन फिर किस तरह से जाहिर होता है, हम लोग को उस पर कोई मतलब बहस करके कोई फायदा ही नहीं है। पहली बात जान लीजिए कि अभी की जो दौर है, अभी हिंदुस्तान बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात कि सारे विपक्ष टीम जो है वो एक हो रहे हैं ये तानाशाह के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके की नीति ये अपना रहे हैं और अपनी जो भी बात है वो हिंदुस्तान की आवाम पे थोप रहे हैं, इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ा गया है जो कि सारे विपक्ष टीम मिल करके एकजुट होकर के आने वाला लोकसभा लड़ेंगे। रही बात चेहरे की, ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूं कि राहुल गांधी जी ने कभी भी कहीं नहीं बोला कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, कहीं नहीं बोला है। तो एक होगा कि आपस के लोग सलाह मशवरा कर करके जिसका भी चेहरा आएगा, हमें यहाँ पे सीधी बात है, हमें यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ एक है, वो हमारा स्टैंड भी क्लियर है कि हमें यहाँ से भाजपा को हटाना है, भाजपा को हमें हटाना है यहाँ से। बाद बाकी जो है विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा, महागठबंधन का चेहरा प्रधानमंत्री का कौन बनेगा, वो सवाल बाद की बात है। लेकिन अभी जो अहम मुद्दा है कि जो भाजपा की सरकार को कैसे हम लोग को हराना है, यहां से कैसे हटाना है, हम लोग का मेन फोकस अभी उधर पे ही लगा हुआ है। रही बात कि आप भी जान लीजिए, जिस तरीके से मनमाना तरीके से जो है राहुल गांधी जी की सदस्यता उन्होंने भंग कर दी, ये दर्शाता है कि वो कितने घमंडी है और वो कितने बड़े तानाशाह हो गए कि उनके जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज को समझने की भी जरूरत है कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है, संविधान वाकई खतरे में है कि जिस तरीके से जो भाजपा अपनी जो कानून जो है उस जो संशोधन कर रहा है, कानून में जो हेर फेर कर रहा है, जो बदलाव कर रहा है, उससे आने वाले वक्त में अगर 2024 में अगर वापस से भाजपा अगर सरकार में आती है तो क्या पता 2024 के बाद फिर जो है कभी इलेक्शन ही ना हो। कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि इनके सरकार में कुछ भी हो सकता है। ये तो हम लोगों ने पिछले 9 वर्षों में जो है बहुत कुछ हम लोगों ने देख लिया और समझ लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी, आपने अपने कीमती समय को निकालकर हमारे दर्शकों के लिए कुछ जो यहाँ के अहम मुद्दे थे उन पर बात किए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।